हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिद्धांत। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के बारे में। तो अगर मैं फील्ड की बात करूं तो ऑलरेडी हमने क्लास 11th में ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में पढ़ रखा है। क्लास 12th की अगर हम लोग बातचीत करें तो इसमें हमें 3 तरह की फील्ड पढ़नी है। पहला इज इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। दूसरा इज मैग्नेटिक फील्ड, जो कि पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सारी चीजों के बारे में हम लोग बाद में सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ज्योमेट्रिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। इसको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी बोला जाता है। अब इसको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्यों बोला जाता है, तो आज के लेक्चर में हम लोग वो सारी चीजें बातचीत करेंगे कि इसको हम लोग इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी क्यों बोलते हैं। अगर मैं इसके इंपॉर्टेंस की बात करूं, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस बात करूं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये काफी ईजी होता है। और इसमें से अगर मैं लास्ट 10 ईयर्स में बात करूं तो लास्ट 10 ईयर्स में अराउंड 6 क्वेश्चन इसमें से फ्रेम किए गए हैं। तो जस्ट आपको सेट ऑफ अराउंड 8 to 9 रूल्स आपको ध्यान में रखने हैं। और वो सेट ऑफ रूल्स जो है वो काफी इजी है, काफी कॉमन सेंस से रिलेटेड है। हर एक जो रूल्स है उसको आप रिलेट कर सकते हो, कॉमन सेंस से उसको रिलेट कर सकते हो। तो ये रूल्स, ये सेट ऑफ 8 to 9 रूल्स अगर आपको ध्यान में है तो आप इजीली एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। वो क्वेश्चन आपके लिए एक हलवा क्वेश्चन आएगा और वो आपको इजीली आप उससे से जो एक मार्क्स है वो आप ग्रैब कर सकते हो। तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बस आज का लेक्चर देखो, उसके बाद एक क्वेश्चन आपकी तरफ जेई के लिए एक क्वेश्चन आपका पक्का हो गया। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। अब अगर हम लोग यहाँ पे कुछ पॉइंट्स का क्विक रिकैप करें तो हमें पता है कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। दैट मीन्स आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी है वो कम होता जाता है। जैसे जैसे हम लोग आर बढ़ाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। चलो, ये बात तो हमें पता है। दूसरा बात हमें पता है कि एक पॉजिटिव चार्ज से अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो एक पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी जो डायरेक्शन है हमें पता है कि इस तरह से आउटवर्ड्स होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी डायरेक्शन में देखे तो वो इस तरह से आउटवर्ड्स हमें पता है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरे पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो एक नेगेटिव चार्ज, ये वो सारी चीजें मैं बातचीत कर रहा हूं जो ऑलरेडी हमें पता है। ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज के लिए हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरह से इनवर्ड्स होगी। अब वो कैसे, लाइंस को कैसे ड्रॉ करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग बातचीत करेंगे। तो ये 3 बेसिक सी चीजें हमें पता है। अच्छा, इसी को आधार मानते हुए जो हमारे एक साइंटिस्ट थे माइकल फेराडे, माइकल शुमाकर नहीं, माइकल जैक्सन नहीं, माइकल फेराडे। फेराडे एक साइंटिस्ट हुए जिसका बाद में हम लोग जाके देखेंगे कि कितना योगदान था उनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के ऊपर। कितने सारे उन्होंने कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के ऊपर। इसकी चर्चा हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स जब पढ़ रहे होंगे तो उस समय करेंगे। बट अगर मैं बात करूं, माइकल फेराडे ने बताया कि किस तरह से, इन्होंने पहली बार बताया कि किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या बताया कि सपोज मुझे एक पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना है। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि मैं एक इस तरह से एरो ड्रॉ करूंगा जिसका की जो लेंथ है वो दूरी के साथ कम होता जाएगा। इस तरह से उन्होंने बताया। तो उन्होंने इस तरह से बताया कि हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं एक पॉजिटिव चार्ज को अगर हम लोग कंसिडर करें तो। अच्छा, यहां पे जो एरो की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ एरो क्या शो कर रही है, लेंथ ऑफ एरो की अगर हम लोग बातचीत करें तो लेंथ ऑफ एरो मुझे दे रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ ई फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, लेंथ ऑफ एरो मुझे दे रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और डायरेक्शन तो हमें पता ही है, डायरेक्शन इज अलोंग द एरो। ठीक है, अलोंग द एरो। तो किसी भी वेक्टर के लिए, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए होता है, एक तो उसका मैग्नीट्यूड चाहिए होता है और एक उसका डायरेक्शन। तो ये मैग्नीट्यूड हमें ये दे रहा है और यहां से हमको डायरेक्शन मिल जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करने का उन्होंने एक तरीका बताया हमें। अब बाद में जाके क्या हुआ, जो फेराडेस का रिप्रेजेंटेशन का तरीका था उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया और इस तरह से दिया गया। सपोज एक पॉजिटिव चार्ज है तो मल्टीपल एरोस ना बना के एक सिंगल लाइन इस तरह से ड्रॉ की गई। ठीक है, एक सिंगल लाइन हर डायरेक्शन में इस तरह से ड्रॉ किया गया और डायरेक्शन इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करने लगे। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक आउटवर्ड इस तरह से फील्ड जनरेट होगी। तो इस तरह से हमने एक नया रिप्रेजेंटेशन का तरीका बनाया, थोड़ा बेसिकली नया नहीं बनाया, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया।
ठीक है, तो इस तरह से हमने मॉडिफाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया। अब क्या ये हमारा रिप्रेजेंटेशन का तरीका जो है वो सही है, उसको वेरीफाई हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो बेसिकली ये वेक्टर है, और वेक्टर में दो चीज सेटिस्फाई होना चाहिए, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। अगर ये दोनों चीज सेटिस्फाई हो जाता है तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन का जो नया रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, जो मॉडिफाइड रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, वो सही है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। दैट मीन्स अगर हम लोग डिस्टेंस मेरा बढ़ाते जाऊंगा मैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शन वो डिक्रीज होता जाएगा। ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है? तो अगर हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करें, तो सबसे पहले अगर डायरेक्शन की बात करें, तो डायरेक्शन तो हम लोग इस तरह से दे सकते हैं कि हाँ, लोग डायरेक्शन हमें पता है कि किसी भी पॉइंट में रेडियली आउटवर्ड्स, सपोज पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड्स, इस तरह से हम लोग डायरेक्शन तो देख सकते हैं। बट व्हाट अबाउट मैग्नीट्यूड? क्या मैग्नीट्यूड को सेटिस्फाई कर रहा है ये रिप्रेजेंटेशन जो नया हमने मॉडिफाई किया वो सेटिस्फाई कर रहा है? तो अगर हम लोग मैग्नीट्यूड के लिए बात करें, तो हम लोग अगर देखते हैं एक छोटा सा, सपोज एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया बिल्कुल चार्ज के पास में लेते हैं, ठीक है, तो यहां पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस में देखता हूं, तो इस जगह पे इतने से एरिया में नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितने पास हो रही है? 3। अब इसी को मैं अगर कुछ दूरी पे देखता हूं, सपोज इस दूरी पे मैं देखता हूं, इतना ही एरिया मैं कंसिडर करता हूं, इतना ही एरिया मैंने लिया, तो दिस एरिया इज ए, दिस एरिया इज ऑल्सो ए, और इसमें से फील्ड लाइंस कितनी है? फील्ड लाइंस है 1। ये जस्ट मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ऐसे हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बना सकते हैं यहां से इमर्ज होता हुआ। मैं बस एग्जांपल के तौर पे मैंने इतने फील्ड लाइंस बनाए हैं, ठीक है, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो यहां पे क्या हुआ कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम हो गई। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम होने की मतलब क्या है? इसका होने का मतलब है कि डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस डिक्रीजेस, डिक्रीज यहां पे, ठीक है, यहां पे डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन, जैसे हमने डिस्टेंस बढ़ाना शुरू किया, जो डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन है वो डिक्रीज होती गई। तो बेसिकली हम इसको इस टर्म्स में, इसको मैग्नीट्यूड को डिफाइन करने लगे कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ जो फील्ड लाइंस है, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन इज मोर, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इज मोर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो हम लोग किससे रिलेट करने लगे? ई फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है ये हम लोग रिप्रेजेंट करने लगे डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन से, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस। ठीक है, तो दूर अगर हम लोग जितना दूर जाएंगे तो डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस उतनी ही कम होती जाएगी चार्ज, यहाँ इस चार्ज से। तो डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन अगर कहीं कम होती है, दैट मींस वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। पास में हम लोग देखें तो पास में जो फील्ड लाइंस है उतने ही एरिया में, सेम अगर एरिया कंसिडर करते हैं तो जो फील्ड लाइंस है वो ज्यादा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसके पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज मोर कंपेयर टू दूर। तो इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करने लगे ऑन द बेसिस ऑफ, इसके जो मैग्नीट्यूड है उसको हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस या ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस के टर्म्स में हम लोग डिफाइन करने लगे। अब अगर हम लोग रूल नंबर 1 की बातचीत करें, तो रूल नंबर 1 बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और इंफिनिटी एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज और इंफिनिटी। इसका मतलब कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव चार्ज से निकलता है या इंफिनिटी से निकलता है, या फिर एक नेगेटिव चार्ज में घुसता है या इंफिनिटी में घुसता है। तो अगर हम लोग एक पॉजिटिव चार्ज की बातचीत करें, तो पॉजिटिव चार्ज, अगर एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है इस तरह से स्पेस में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से ओरिजिनेट होंगी। पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से ओरिजिनेट होंगी, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज से इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट हुई, और मैं पूछूं कि ये कहां जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर आसपास में कोई चार्ज नहीं रखा हुआ है तो ये जो लाइंस है ये इंफिनिटी को जा रही है। दीज लाइंस आर गोइंग टू इंफिनिटी, मतलब ये इंफिनिटी में टर्मिनेट होने के लिए जा रहा है। पॉजिटिव से इमर्ज हुआ इस केस में और इंफिनिटी में टर्मिनेट हुआ। अच्छा, अगर हम लोग बात करें एक नेगेटिव चार्ज के लिए, अगर हम लोग बातचीत कर लें, तो नेगेटिव चार्ज में जो लाइंस हम लोग बनाएंगे वो नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट होता हुआ इस तरह से बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से हम बनाते हैं। सपोज नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट होता हुआ जो लाइंस है वो यहाँ पे आके खत्म हो रही है इस तरह से, तो टर्मिनेट कर रहा है ये नेगेटिव चार्ज में, बट ये ओरिजिनेट कहाँ पे हुआ? ओरिजिनेट हुआ ये इंफिनिटी, मतलब ये लाइंस इंफिनिटी से आ रही हैं, तो इसलिए बोल रहे हैं। इसलिए अगर यहाँ पे बोला गया इस चीज को, हम लोग इस रूल नंबर 1 को देखें तो ओरिजिनेट कहाँ पे हो रहा है, अगर हम लोग इसको समराइज करें तो ओरिजिनेट हो रहा है या तो पॉजिटिव चार्ज पे या
इन्फिनिटी से ओरिजिनेट हो रहा है, और टर्मिनेट कहां पे हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है नेगेटिव चार्ज और इन्फिनिटी से। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये रूल नंबर 1 है हमारा। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना चाहें, दो चार्ज की वजह से प्लस क्यू और प्लस क्यू इस तरह से स्पेस में रखे हुए हैं, और इसकी वजह से हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है। हमें इतना पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होंगी और इन्फिनिटी में टर्मिनेट करेगी। तो इसकी वजह से भी वही होगा, इसकी वजह से भी यही होगा, दोनों चार्ज की वजह से। और ये पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी, और ऐसा नहीं कि पॉजिटिव चार्ज में घुस जाएंगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होना चाहिए और इन्फिनिटी पे ये टर्मिनेट होना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज में कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हम लोग इसको बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने सपोज इस डायरेक्शन में बनाया, इस डायरेक्शन में इसके लिए बनाया, सेम इसके लिए इधर बनाऊंगा मैं, सेम इसके लिए इधर बनाऊंगा, और इस तरफ से बनाऊंगा, इधर से बनाया कुछ सपोज इस तरह से। ठीक है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ये हमारे ऊपर है, मैं बाद में इसके बारे में बातचीत करूंगा कि कितने लाइंस हम लोग ड्रॉ करने चाहिए। 1 2 3 4 5 मैंने 4 बनाया, जैसे कितना बनाना चाहिए उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। बस अभी एक एक कॉन्सेप्ट को लेते हुए चलते हैं। अब ये अगर मैं बीच में बात करूं तो ये लाइंस क्या होंगी, ये दोनों लाइंस जो होंगी वो बीच में कुछ इस तरह से होंगी। ये दोनों आपस में जो ये इनका जो लाइन है वो एक दूसरे को रिपेल करेगा, जो फील्ड लाइंस है वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगी, उसकी वजह से इस तरह का कंडीशन राइज होगा और इस तरह का कुछ हमारे पास सिचुएशन आएगा। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। सारे जो लाइंस हैं वो इन्फिनिटी को जाके टर्मिनेट होंगे, इन्फिनिटी में जाके टर्मिनेट होंगे। यहाँ इस क्यू से ओरिजिनेट हुए, इस क्यू से ओरिजिनेट हुए और जाके इन्फिनिटी में टर्मिनेट करेंगे। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दोनों के जो फील्ड्स हैं वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड्स हैं, तो आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हुए जाएंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इस तरह का फील्ड हम लोग को देखने को मिलेगा पॉजिटिव क्यू चार्ज और पॉजिटिव क्यू चार्ज के रिस्पेक्ट में। अब जो हमारे पास दूसरा रूल है, दैट इज ई लाइन रिप्रेजेंट्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस। इस चीज को हम लोग समझते हैं। सपोज एक पॉइंट पी है मेरे पास में, और सपोज प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट पी, प्लस क्यू की वजह से यहाँ पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, एक सपोज मेरे पास दूसरा चार्ज है माइनस क्यू, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पी पॉइंट पे, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो माइनस क्यू इस डायरेक्शन में होगी। तो अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बात करूं पॉइंट पी पे, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। दैट मीन्स ये होगा ई नेट। ठीक है, ई डी टू प्लस क्यू है, दिस इज प्लस क्यू की वजह से, ई बिकॉज ऑफ माइनस क्यू। और इस पॉइंट पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना चाहूं पॉइंट पी पे, तो वो इन दोनों का रिजल्टेंट मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। मैं यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ नहीं करूंगा, दो लाइंस इस तरह से ड्रॉ नहीं करूंगा, मैं एक सिंगल लाइन रिप्रेजेंट करूंगा जो कि रिजल्टेंट होगा। मल्टीपल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, उनकी वजह से जो रिजल्टेंट ई फील्ड होगा यहाँ पर पॉइंट पी पे, मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं फील्ड लाइंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा। फील्ड लाइंस में हम लोग सिर्फ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, उसमें इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से हम लोग फील्ड नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो किसी पॉइंट पी पे जो फील्ड लाइंस होगी उसका जो एक डायरेक्शन होगा दैट विल बी फिक्स्ड, कि वो इसी डायरेक्शन में है। हम लोग इस तरह से मल्टीपल डायरेक्शन शो नहीं करेंगे, ई प्लस ई माइनस, इसकी वजह से प्लस की वजह से इधर, और इस माइनस चार्ज की वजह से इधर नहीं। हम लोग एक सिंगल लाइन रिप्रेजेंट करेंगे जो कि इन दोनों का वेक्टर सम होगा या इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। और अगर मल्टीपल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उनका वेक्टर सम होगा। अब अगर हम लोग बातचीत करें रूल नंबर 3 की, तो रूल नंबर 3 बोलता है टेंजेंट एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स डायरेक्शन ऑफ ई फील्ड एट दैट पॉइंट। तो सपोज मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से, और इसकी जो डायरेक्शन है फील्ड लाइन की सपोज ये है। ठीक है, और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है सपोज दिस पॉइंट P1 पे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट पे क्या होगी। तो यहां से हम लोग इस तरह से एक टेंजेंट डालेंगे और बोलेंगे इधर। इस पॉइंट पे अगर कोई पूछ ले, इस पॉइंट पे P2 पे, तो P2 पे हम लोग यहाँ पे भी एक टेंजेंट इस तरह से डाल देंगे और हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर। इस पॉइंट पे कोई पूछ ले तो इस पॉइंट में एक इस तरह से हम लोग टेंजेंट डाल देंगे और बोल देंगे सपोज दिस पॉइंट इज P3, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ। तो इस तरह से हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि P1 पे अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज रख दूं तो उसमें फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, तो अगर पॉजिटिव चार्ज लगा है तो फोर्स भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। अगर मैं बोलूँ P2 पे जो फोर्स लगेगा पार्टिकल पे वो किस डायरेक्शन में लगेगा, पॉजिटिव चार्ज अगर मैंने रखा है तो, पॉजिटिव चार्ज रखा है तो वो इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में।
और P3 पे अगर पॉजिटिव चार्ज रखा है तो वो किस तरफ लगेगा, वो इस डायरेक्शन में लगेगा। दैट मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो एक ही डायरेक्शन में होगा। ठीक है, जो फोर्स हम लोग लग रहा है पार्टिकल पे एक पॉजिटिव चार्ज पे, फोर्स ऑन अ पॉजिटिव चार्ज, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही लग रहा है। ठीक है, हर जगह पे। तो हम लोग इसको जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस को, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, इसलिए हम लोग इसको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टॉपिक का नाम था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो इसलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। अब अगर हम लोग बातचीत करें रूल नंबर 4 की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। तो सपोज कोई अगर मुझे बोले कि सपोज एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ऐसी है, तो क्या इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन एग्जिस्ट कर सकती है? तो हम लोग बोलेंगे नहीं कर सकती है, क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर गई पॉइंट नंबर दिस पॉइंट P पे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन इंटरसेक्ट कर गई तो इससे क्या प्रॉब्लम है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस को? तो अगर ध्यान से देखो तो सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नंबर 1 है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नंबर 2 है। अगर मैं लाइन नंबर 1 की वजह से इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनाना चाहूं तो वो इस डायरेक्शन में आएगी E ड्यू टू 1। लाइन नंबर 2 की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनाना चाहूं तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट आएगा दैट इज E2। अब अगर हम लोग देखें तो एक पॉइंट पे मेरे पास दो डायरेक्शन मिल रही है मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो किसी भी एक पॉइंट पे एक सिंगल डायरेक्शन मिलनी चाहिए थी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्यों? क्योंकि हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी हम लोग फील्ड लाइंस बनाते हैं तो हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, दैट मींस रिजल्टेंट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो वो ऑलरेडी फील्ड लाइन में हमने कंसिडर किया है कि दैट इज बिकॉज ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द सिस्टम ऑफ चार्जेस। जितने भी चार्जेस हैं या फिर जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड हैं उनकी वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम लोग देख रहे हैं कहीं पे भी। अब वो देखने के बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ड्रॉ किया। अब उसके बाद भी हमें अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है दैट मीन्स ये कुछ तो इसमें गड़बड़ है। तो हमें एक पॉइंट पे, क्योंकि हमने नेट ड्रॉ किया है, हमने रिजल्टेंट ड्रॉ किया है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस को, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस हम लोग ड्रॉ करते हैं वो रिजल्टेंट ड्रॉ करते हैं, तो एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन मिलना चाहिए मुझे। बट जबकि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अगर इस तरह का क्रॉसिंग आ जाता है, इस तरह से इंटरसेक्शन आ जाता है कहीं पे, तो हमें दो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस वहां पे मिल रही होती है। तो इस तरह की लाइंस कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेंगी। इस तरह की लाइन, या फिर सपोज इस तरह की लाइन में बोलूं, क्या इस तरह की लाइन एग्जिस्ट करेंगी? नहीं करेंगी, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन आ गया। तो जहां भी इस तरह का इंटरसेक्शन आ रहा है, या फिर इस तरह की लाइन, ऐसा कुछ इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ गए। तो ये सारी चीजें हमको बातों को ध्यान रखना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ड्रॉ करते समय। अब अगर हम लोग बातचीत करें रूल नंबर 5 की, रूल नंबर 5 की, तो इफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इज हाई देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज आल्सो हाई एंड वाइस वर्सा। तो अगर मैं कुछ इस तरह की फील्ड बनाता हूं, ठीक है, ये सपोज मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अब मैं दो पॉइंट देता हूं, सपोज दिस पॉइंट इज ए एंड एक पॉइंट में यहां पर बनाता हूं बी। तो मैं बोलूंगा कि कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज मोर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पे ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कहां पे ज्यादा है, ए पे या बी पे। तो इस रूल के हिसाब से जहां पे डेंसिटी, मतलब जहां पे लाइंस, बहुत ज्यादा लाइंस होगी, एक्यूमुलेशन ऑफ लाइंस होगा, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जहां पे लाइंस पास पास वहां पे डेंसिटी ज्यादा, जहां पे लाइंस दूर दूर वहां पे डेंसिटी कम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेंसिटी है, डेंसिटी इज लो हियर कंपेयर टू ए के कंपैरिजन में बी के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी है वो कम है, क्योंकि यहां देखो लाइंस बिल्कुल पास पास में है, बिल्कुल पास पास में यहाँ पे लाइंस। ठीक है, मतलब यहाँ पे डेंसिटी ऑफ लाइंस ज्यादा है और बी में थोड़े दूर दूर में है। ठीक है, लाइंस जो है वो थोड़ी दूर में है, तो यहाँ पे डेंसिटी क्या हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की, कम हो गई। इसलिए हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि जो बी की जो डेंसिटी है बी में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वो कम है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कम है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी कम है। तो मैं बोल सकता हूं कि ईबी मैग्नीट्यूड वाइज, मैग्नीट्यूड ऑफ ईबी इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ ई एट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अब अगर हम लोग रूल नंबर 6 की बातचीत करें तो रूल नंबर 6 बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। तो इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन एग्जिस्ट नहीं करेगी, ऐसा ये रूल बोलता है। बात सही है। अगर हम लोग इस फील्ड लाइन को देखें तो ये फील्ड लाइन का कोई सिर पैर नहीं है,
सिर पैर नहीं है कहने का क्या मतलब, अगर हम लोग रूल नंबर 1 को याद करें, रूल नंबर 1 बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन शुड ओरिजिनेट फ्रॉम ईदर अ पॉजिटिव चार्ज और इंफिनिटी एंड इट शुड टर्मिनेट एट अ नेगेटिव चार्ज और इंफिनिटी। अब ये बताओ कि ये कहां से ओरिजिनेट हो रहा है और ये कहां टर्मिनेट कर रहा है, इसका कोई हाथ पैर नहीं है, तो पहला ही रूल इसमें वायलेट हो जाता है। तो ये पहला रूल को वायलेट हो कर रहा है, वायलेट कर रहा है ये पहले रूल को, इसलिए ये इस तरह का क्लोज लूप एग्जिस्ट नहीं करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के केस में। बाद में हम लोग देखेंगे कि मैग्नेटिक लाइन ऐसा क्लोज लूप फॉर्म कर सकती है, बट वो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में बात करेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन इस तरह का क्लोज लूप एग्जिस्ट नहीं करेगी। अच्छा, इसका एक दूसरा रीजन देता हूं, थोड़ी इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये बहुत ही इसका बढ़िया रीजन है कि क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक क्लोज लूप फॉर्म नहीं कर सकती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है, अगर हम लोग बात करें, अच्छा सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात, फोर्स की बात करते हैं। एक पॉइंट चार्ज में जो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिफाइन किया था, वो हमने कैसे डिफाइन किया था, Q इंटू ई, ठीक है, ये हमने डिफाइन कर रखा था, फोर्स दैट इज चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, जो एक पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग बातचीत करते हैं। तो दिस इज माई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बात किया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, वेरी इंपॉर्टेंट कंजर्वेटिव फोर्स। इसके बारे में हमने बातचीत किया है पिछले लेक्चर्स में, पहले के लेक्चर्स में। अच्छा, कंजर्वेटिव फोर्स होने का मतलब क्या, क्योंकि एक सेंट्रल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स, इसलिए एक कंजर्वेटिव फोर्स है। अब कंजर्वेटिव फोर्स होने से क्या फायदा है कि अगर ये फोर्स कंजर्वेटिव है तो मैं बोल सकता हूं कि इसका वर्क डन इन अ क्लोज्ड लूप दैट इज इक्वल टू जीरो। किसी भी तरह का एक क्लोज्ड लूप रहेगा तो हम लोग बोल सकते हैं क्लोज्ड लूप, इंटीग्रल इन अ क्लोज्ड लूप एफ डॉट डी आर, सपोज वर्क डन मैं निकाल रहा हूं इस फोर्स की वजह से, दैट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं, इसी को हम दूसरे टर्म्स में बोल सकते हैं Q इंटू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी आर दैट शुड इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान से देखो, ये मैंने कुछ नहीं बनाया, ये जो ऐसा करके इस तरह का बनाया ना, ये सिंबल है साइक्लिक इंटीग्रल। साइक्लिक इंटीग्रल मतलब एक लूप में मैं पूरी तरह से इंटीग्रेट कर सकता हूं। अभी हम लोग देखते हैं कि उसको कैसे समझ सकते हैं, ध्यान से समझना। अब ये साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी आर इक्वल टू जीरो, अगर Q को मैं उधर ले जाता हूं तो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी आर इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स एक क्लोज्ड लूप में अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, सपोज इसी लूप में हम लोग इस लूप में बात करें, तो अगर कहीं पर भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो हमेशा ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर भी टेंजेंशियल डायरेक्शन में, यहां पर भी टेंजेंशियल डायरेक्शन में, यहां पर भी टेंजेंशियल डायरेक्शन में, हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल डायरेक्शन में इस तरह से है। ठीक है, हर जगह पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में है। तो अगर मैं इस लूप में E डॉट डी आर लूं, मतलब हर एक छोटा छोटा एलिमेंट के साथ, ये सपोज मेरे पास डी आर है, E डॉट डी आर लूं तो ये एक मुझे एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। E डॉट डी आर हर जगह पे E डॉट डी आर जो है वो एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, E डॉट डी आर, यहां पर E डॉट डी आर लूं तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, और सबको सम कर देंगे तो एक मुझे नॉन जीरो वैल्यू मिलेगा E डॉट डी आर का। पूरे लूप में अगर इसको कर देता हूं मैं तो मैं बोल सकता हूं इंटीग्रल E डॉट डी आर इज नॉट इक्वल टू जीरो इस कंप्लीट लूप में। उसी तरह से अगर एक मैं एक सर्कुलर लूप ले लूं, सपोज एक सर्कुलर लूप लिया और जिसका की रेडियस इज r, और मैं निकालना चाहूं E डॉट डी आर, तो E जो होगा, सपोज ये एक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस सर्कुलर लूप इज रिप्रेजेंटिंग अ फील्ड लाइन, और वो कैसा लूप है, इस तरह का लूप है सपोज। तो हर जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस तरह से हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी, हर जगह पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो मैं अगर इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी आर निकलना चाहूं, ठीक है, इंटीग्रल E डॉट डी आर इस केस में अगर एक सर्कुलर लूप है, उस केस में इंटीग्रल E डॉट डी आर क्या हो जाएगा, अगर E मैंने हर जगह पे मैग्नीट्यूड E माना है तो E इंटू टू पाई कैपिटल R। ठीक है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में इस तरह से हम लोग इंटीग्रेट करते हुए जा रहे हैं, पूरे लूप में डी आर को इंटीग्रेट कर दे तो E इंटू टू पाई R, इतना इंटीग्रेशन हमको आता है। तो ये एक नॉन जीरो वैल्यू है, बट एज अ कंजर्वेटिव फोर्स दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू जीरो विच इज नॉन जीरो। तो इसलिए इस तरह का लूप फॉर्म नहीं कर सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह का क्लोज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह का क्लोज लूप फॉर्म नहीं कर सकता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब ये जो मैं बात कर रहा हूं ये सिर्फ मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन के लिए ये सारी चीजें हम लोग बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में ही ये क्लोज्ड फॉर्म लूप फॉर्म नहीं कर सकता है। अगर मैं बात करूं चार्ज अगर मूव कर रहा हो या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का केस आता है
इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के केस में ये जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप, ये चीज वैलिड नहीं होगा। ये तभी वैलिड है जब हम लोग एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का केस ले रहे हैं, ठीक है। ये जब जो हम लोग बोल रहे हैं कि जो ई एक कंजर्वेटिव ई की वजह से जो कंजर्वेटिव फोर्स आ रहा है, हम लोग बोल रहे हैं कि ई यहां पर कंजर्वेटिव है, तो ये तभी वैलिड है जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में ही ये चीज वैलिड है कि एक कंजर्वेटिव, इसकी वजह से जो ई फील्ड है वो एक कंजर्वेटिव फील्ड है। हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में बात कर रहे हैं, तो ये चीज यहां पे ध्यान रखने वाली बात है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक क्लोज लूप फॉर्म नहीं करेगी। अब इसमें जे 2001 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 3 पॉजिटिव चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड क्यू आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसमें हर एक वर्टिसेस पे सपोज प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू इस तरह से चार्जेस रखे हुए हैं। अब इसकी वजह से हमें बताना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है वो किस तरह की दिखेंगी, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग इसको हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो डी है, देखो पार्ट डी वाला, देखो इसमें लूप बना के रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कभी भी इस तरह की क्लोज लूप नहीं बना सकती है, तो ये भी हटा दो। इसमें भी बीच में एक शून्य बना रखा है, एक क्लोज लूप बना रखा है, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा, ए और सी इसमें से कौन सा होगा? तो अगर हम लोग ए की बात करें तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। अब दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कुछ इस तरह से हो सकती है क्या? दोनों को ज्वाइन करती हुई लाइन हो सकती है क्या? तो डायरेक्शन किस तरफ बनाओगे? इधर बनाओगे तो भी गलत, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये भी अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में ये किस तरह से टर्मिनेट हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, तो भी गलत। और इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में बनाओगे तो भी पॉजिटिव चार्ज में इस तरह से टर्मिनेट हो रहा है, तो ये भी गलत, तो ए भी गलत हो जाता है हमारे पास में। ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि देखो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और इसमें से सारे जो फील्ड लाइन से इस तरह से बाहर निकलते हुए इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। और यहां से जो ये वाली लाइन से ये थोड़ी थोड़ी देखो आपस में रिपेल हो गई बिकॉज ऑफ पॉजिटिव नेचर इलेक्ट्रिक फील्ड का, और बाकी सारे बाहर इस तरह से निकले हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। और अंदर में जो एक पॉइंट आता है, एक पॉइंट सेंट्रॉइड, जो हमने देखा था कि सेंट्रॉइड में हमने निकाल के देखा था कि वहां पे जो फील्ड है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज 0, तो वो सारी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब अगर हम लोग आगे रूल नंबर 7 की तरफ बढ़े तो रूल नंबर 7 बोलता है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस originating और terminating is directly proportional to magnitude of charge। इसका मतलब समझो कि सपोज एक प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ है यहां पे, अब इस प्लस क्यू चार्ज से कितने फील्ड लाइंस निकलेंगे ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मेरे ऊपर डिपेंड करता है अगर मैं ड्रॉ करूं, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है अगर तुम ड्रॉ करो। मैं बोलूंगा कि इसमें से 2 फील्ड लाइंस निकलेंगे, कोई मुझे गलत नहीं बोल सकता है। कोई बोलेगा कि इस प्लस क्यू से मैं 4 लाइन निकालूं, उसमें भी कोई गलती नहीं होगा। कोई थर्ड पर्सन है वो बोलेगा कि मैं एक प्लस क्यू चार्ज से 4 नहीं मैं 8 लाइंस निकालूंगा, तो भी गलत नहीं है, ठीक है। प्लस क्यू चार्ज है तो डायरेक्शन इस तरह से होगा, इस तरह से हम लोग इसको फील्ड लाइंस को, तो मैं एक बार ये कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है, आधा अधूरा नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। तो पहला पर्सन 1 बोला कि मैं ऐसा बनाऊंगा, पर्सन 1 बोला कि प्लस क्यू से मैं 2 निकालूंगा, पर्सन 2 बोलता है कि प्लस क्यू से मैं 4 लाइंस निकालूंगा फील्ड लाइंस, पर्सन 3 बोलता है कि मैं इसमें से 16 निकालूंगा। अगर ये चीज फिक्स हो गया, ये तो हमारे पर डिपेंड करता है, लेकिन जैसे ही मैं बोलूंगा कि प्लस क्यू से, जो पहला पर्सन बोलता है कि प्लस क्यू से मैं 2 फील्ड लाइंस निकालूंगा, तो उसके पास अगर प्लस 2 क्यू चार्ज आ गया तो उसको 4 फील्ड लाइंस निकालने पड़ेंगे। उसके पास अगर माइनस 3 क्यू चार्ज आ गया तो अभी मैग्नीट्यूड की बात छोड़ दो, डायरेक्ट ये साइन की बात छोड़ दो, मैग्नीट्यूड की अगर बात करें 3 क्यू है ना, तो 3 क्यू के लिए उसको कितने निकालने पड़ेंगे? 2 × 3 दैट इज 6 लाइंस लेने पड़ेंगे, ठीक है। दैट मीन्स जो भी चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा उसके प्रोपोर्शनल उसकी फील्ड लाइंस बढ़ती जाएगी, जितना बड़ा चार्ज उतना फील्ड लाइंस ज्यादा, ठीक है। तो यहां पर वही लिखा है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैं बोलता हूं कि पर्सन 1 के पर्सपेक्टिव में हम लोग बात करें, पर्सन 1 के पर्सपेक्टिव में बात करें कि सपोज उसने प्लस क्यू से 2 लाइंस निकाले ना, प्लस क्यू से 2 लाइंस निकाले हैं, दैट मीन्स अगर बात करें सपोज 10 क्यू से, प्लस 10 क्यू से कितने लाइन निकालने पड़ेंगे उसको? 20 लाइंस निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गए पर्सन 1 की बात। सपोज अब अगर हम लोग पर्सन 2 के रेस्पेक्ट में बात करें तो पर्सन 2 बोला है कि प्लस क्यू से मैं 4 लाइंस निकाला है उसने, 4 लाइंस निकालूंगा प्लस क्यू से,
तो उसको प्लस 10Q से कितना लाइंस निकालना पड़ेगा, प्लस 10Q से उससे 40 लाइंस निकालने पड़ेंगे। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं बात करूं -3Q चार्ज उसको दिया गया, तो -3Q से कितने लाइंस निकालने पड़ेंगे, उसको निकालने पड़ेंगे टोटल 3 × 4 दैट इज 12 लाइंस। अब -3Q की अगर हम लोग बात करें तो -3Q में जो लाइंस है वो चार्ज की तरफ आएंगी। जैसे -3Q है ना, तो माइनस चार्ज आएगा तो हमें पता है कि ये इनवर्ट्स, इस तरह से इसकी जो फील्ड लाइंस होगी वो इनवर्ट्स होगी। तो अभी हम लोग कितने नंबर ऑफ लाइंस है उस पे हमारे कितने नंबर ऑफ लाइंस हो रहे हैं उसकी बातचीत कर रहे हैं हम लोग। उसका डायरेक्शन तो ऑलरेडी हमें पता है कि किधर से ओरिजिनेट होगी, कहां पे टर्मिनेट होगी, ये सारी चीजें पता। अब +3 के पर्सपेक्टिव में बस हम लोग बात कर ले तो +Q चार्ज के लिए इसने बना दिया है कितना, 3 3 6 2 8 लाइंस बना दिए हैं। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि 10Q +10Q के लिए कितने लाइंस इसको बनाने पड़ेंगे, +10Q के लिए इसको 8 × 10 दैट इज 80 लाइंस ड्रॉ करने पड़ेंगे इसको। और -3Q अगर चार्ज दिया जाए तो इसको कितने लाइंस ड्रॉ करने पड़ेंगे, इसको करने पड़ेंगे 8 × 3 दैट इज 24 लाइंस। ठीक है, तो इस तरह से जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितने सेलेक्ट करना है ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। अब अगर हम लोग इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करना चाहें तो एक जेई का या वो क्वेश्चन है इसमें, अ फ्यू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस Q1 and Q2 fixed at 2 different points on the x-axis are shown in the figure। तो Q1 और Q2 दो चार्ज हैं सपोज हमारे पास में इस तरह से। ठीक है, अब हमें बताना है इसमें ऑब्जर्वेशंस कुछ बताना है कि पहले तो बताना है कि मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है, Q1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है या Q2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो सबसे पहले तो हम लोग जो मैग्नीट्यूड की बात करते हैं वो हम लोग बात करेंगे किस टर्म्स में, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। तो Q1 का मैग्नीट्यूड अपॉन Q2 का मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं पहले तो, दैट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग। तो सबसे पहले Q1 में देखते हैं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 लाइंस है। और Q2 में कितने लाइंस टर्मिनेट हो रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लाइंस। तो हमें तो इतना पता चल गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ Q2। बहुत ही आराम से ये हमें एक रूल से पता चल गया है। वेरी गुड। अच्छा, अब यहां से ये भी पता चल चुका होगा कि रूल नंबर 1 से हमें ये भी पता चल चुका है कि Q1 इज पॉजिटिव, बहुत ही आराम से, और Q2 इज नेगेटिव, क्योंकि इसमें Q2 में चार्ज Q2 में जो लाइंस है वो टर्मिनेट हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस टर्मिनेट हो रहे हैं, Q1 से ओरिजिनेट हो रहे हैं। वेरी गुड, तो ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, Q1 इज पॉजिटिव और Q2 इज नेगेटिव। अच्छा, Q1 और Q2 मैं इस तरह से बनाता हूं, सपोज दो चार्ज है मेरे पास में। अब मुझे बताना है कि सपोज मेरे पास 3 एरिया में डिफाइन करता हूं, 1 2 और 3। मतलब 3 वाला एरिया कौन सा है, राइट ऑफ Q2, 2 वाला एरिया कौन सा है, Q1 और Q2 के बीच का स्पेस, और लेफ्ट वाला जो है Q1 के जो लेफ्ट वाला स्पेस है दैट इज माई एरिया 1। अब यहां से देखो कि किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है, किस पॉइंट पे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड 0। क्या Q1 और Q2 के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है, नहीं, क्योंकि Q1 और Q2 दोनों के चार्ज, दोनों का जो चार्ज है वो ऑपोजिट नेचर का, Q1 इज पॉजिटिव एंड Q2 इज नेगेटिव। तो कहीं भी यहां पे बीच में फील्ड विल नॉट बी 0, क्योंकि अगर हम लोग बात करें तो फील्ड कहीं पर भी बीच में बात करें तो Q1 की वजह से भी इस डायरेक्शन में और Q2 की वजह से भी इस डायरेक्शन में, तो दोनों का एडिशन हो जाएगा किसी भी पॉइंट पे। अब फील्ड 0 कहां पे होगा, एक चीज हमें ऑलरेडी हमने डिराइव कर रखा है कि जो भी चार्ज छोटा चार्ज होता है उसके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड, दो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 नियर टू छोटा वाला चार्ज। तो इसमें से छोटा वाला चार्ज कौन सा है, Q2। ठीक है, तो Q2 छोटा वाला चार्ज है, दैट मीन्स मैं यहां से साफ साफ मुझे पता चल गया कि रीजन 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 बिकॉज ऑफ दीज 2 चार्ज Q1 और Q2, क्योंकि Q2 छोटा चार्ज है। तो क्यों, क्योंकि Q2 अगर छोटा चार्ज है तो Q/r², हम लोग KQ/r² लिखते हैं ना, तो Q छोटा है और r² को उस छोटे चार्ज को कंपनसेट करेगा। ठीक है, KQ/r² हम लोग लिखते हैं ना, KQ/r²। तो Q अगर मेरे पास छोटा चार्ज है दैट मीन्स r² 1/r² टर्म को बड़ा होना पड़ेगा, दैट मीन्स r को छोटा होना पड़ेगा। तो इसलिए छोटे वाले चार्ज के पास ही जो फील्ड होता है दो चार्ज की वजह से, इस तरह से अगर मेरे पास दो सिस्टम ऑफ चार्ज है एक लाइन में इस तरह से है, तो Q2 के पास ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। क्योंकि अगर हम लोग बात करें बड़े वाले चार्ज के पास में, अगर बात करें तो बड़े वाले चार्ज के पास में Q वाला जो टर्म है, ऊपर वाला जो टर्म है वो भी बड़ा, और 1/r² वाला टर्म भी उसके पास फिर बड़ा हो जाएगा।
तो इसलिए ये रीजन 1 में तो जीरो नहीं हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रीजन 3 में जीरो, और वो कौन सा हो जाएगा, दैट मीन्स राइट ऑफ Q2, ठीक है, राइट ऑफ Q2 एट अ फाइनाइट डिस्टेंस टू द राइट ऑफ Q2 द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। ये हमें पता है और ए पार्ट तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया है। अब अगर हम लोग बात करें रूल नंबर 8 की, तो बहुत ध्यान से समझना, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आ चुके हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो इस तरह से अगर सपोज मैं कंडक्टर की सरफेस बनाता हूं, तो मैं बोलता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है दैट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। दैट मीन्स अगर मैं बात करूं इस पॉइंट पे, सपोज मेरे पास मल्टीपल पॉइंट्स में बनाता हूं, P1 P2 P3, इस तरह से मेरे पास मल्टीपल पॉइंट्स हैं। तो इसके परपेंडिकुलर मैं कैसे बनाऊंगा, यहां से मैं एक पहले टेंजेंट लूंगा और टेंजेंट के से परपेंडिकुलर इस तरह से ले लूंगा। दैट मीन्स ये यहां पर परपेंडिकुलर हो गया। इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर बनाने के लिए क्या करूंगा, मैं ऐसा यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा और यहां से इस तरह से परपेंडिकुलर में बना दूंगा, सरफेस का परपेंडिकुलर हो गया। इस पॉइंट पे ऐसा कर दूंगा और यहां से सरफेस के परपेंडिकुलर में एक लाइन ड्रॉ करूंगा, तो ये परपेंडिकुलर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस P1 में किस तरह से होगी, इस तरह से होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि ये इनवर्ट्स है कि आउटवर्ड्स है, ठीक है, वो डिपेंड करता है चार्ज के कन्फिग्रेशंस पे। तो लेकिन ये जो है वो जो लाइन होगी वो परपेंडिकुलर होगी, ये बात तो पक्का है। अब ऐसा क्यों हम लोग बोल रहे हैं, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक कंडक्टर के पास बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अगर सपोज मेरे पास कुछ ऐसा सिचुएशन रहता, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी रहती जो कि थीटा एंगल पे होती, ठीक है, सरफेस से थीटा एंगल पे होती कंडक्टर के। ये एक कंडक्टर है, दिस इज अ कंडक्टर के ऊपर हम लोग इसके सरफेस की बात कर रहे हैं। तो ये पूरा सपोज कंडक्टर है मेरा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर ऐसी होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट देखो, ये वाला जो कंपोनेंट है E cos थीटा, वो सरफेस के अलोंग होता। अब अगर सरफेस के अलोंग E cos थीटा है, दैट मींस ये जो E cos थीटा है ये क्या करेगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं सरफेस में उस पे ये फोर्स लगाना शुरू कर देगा। ये E cos थीटा वाला जो फोर्स है, E cos थीटा वाला जो कंपोनेंट है, ये फोर्स लगाना शुरू कर देगा। और जो इलेक्ट्रॉन्स है उस पर अगर ये फोर्स लगा रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। बट ये कंडीशन हम लोग क्या, कौन सा कंडीशन में बात कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन हम लोग बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट अलाउड, मूवमेंट ऑफ एनी चार्ज इज नॉट अलाउड। तो अगर ये पार्ट आता है, ये इस तरह का जो कंपोनेंट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट सरफेस के पैरेलल आ जाता है तो वो कंपोनेंट इन चार्ज को मूव कराएगा और हमारे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है वो वायोलेट होगी। तो ये दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कंडक्टर के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ये बात एक समझ में आती है। अब दूसरी जो बात है ये भी कहीं ना कहीं उसी बात से लिंक्ड है। दूसरी बात देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनसाइड कंडक्टर इज जीरो। तो एक सपोज एक कंडक्टर हम लोग कंसिडर करते हैं। सपोज मैंने एक कंडक्टर इस तरह का, चलो एक स्फेरिकल कंडक्टर ले लेते हैं। सपोज ये मेरे पास मेटेलिक स्फेरिकल कंडक्टर है कुछ। अब मैं बोलूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी इस तरह से नहीं होगी कि इधर ऐसे पार कर गई। इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी अंदर कंडक्टर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में। तो इस तरह का कंडीशन कभी भी नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी भी मैं वही लॉजिक दूंगा कि अंदर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें जो अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उनमें फोर्स लगेगा और वो स्टैटिक कंडीशन में नहीं रहेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो कंडीशन है वो वायोलेट हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि इस तरह का सिचुएशन अराइज नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंडक्टर के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो ये दो इंपॉर्टेंट, हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड कंडक्टर इज जीरो। वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके ऊपर हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मेटेलिक सॉलिड स्फीयर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द लाइंस ऑफ फोर्स फॉलो द पाथ। ठीक है, तो एक ये मेरे पास मेटेलिक सॉलिड स्फीयर है। मेटेलिक, ध्यान से देखो, ये मेटेलिक सॉलिड स्फीयर, दैट मींस इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस इज अ कंडक्टर। अब कंडक्टर की प्रॉपर्टी याद करो कि कंडक्टर की सबसे पहले फील्ड लाइंस जो होनी चाहिए वो परपेंडिकुलर होने चाहिए सरफेस पे। कंडक्टर के सरफेस पे फील्ड लाइन शुड बी परपेंडिकुलर। और दूसरा क्या था इंपॉर्टेंट चीज, कि इसके अंदर कोई भी फील्ड लाइंस नहीं होनी चाहिए कंडक्टर के अंदर। तो तीन, ये फील्ड लाइन अंदर घुस रही है कंडक्टर के अंदर, इसको हटा दो। ये भी घुस रही है, इसको भी हटा दो, अंदर नहीं घुस सकते कंडक्टर के अंदर। और जो पहली वाली लाइन है वो देखो, यहां से अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट, यहाँ पे इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ करता हूं
तो सरफेस के जो परपेंडिकुलर वाली लाइन होगी वो ये लाइन होगी, ठीक है। तो फील्ड लाइंस कुछ इस डायरेक्शन में आनी चाहिए, बट ये परपेंडिकुलर नहीं है, इसका एक कंपोनेंट सरफेस के अलोंग आ जाएगा, तो पहला वाला भी इस तरह से गलत हो गया। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 में देखो बहुत बढ़िया तरीके से फील्ड लाइंस इसके अंदर, कंडक्टर के अंदर इसने डाला हुआ भी नहीं है, और यहां से अगर हम लोग देखें सरफेस में इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ करें तो देखते हैं ये इसके परपेंडिकुलर इस तरह से फील्ड लाइंस बनी हुई है। यहाँ पे भी अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से इस तरह से परपेंडिकुलर बनी हुई है बहुत बढ़िया तरीके से, और इसलिए ऑप्शन नंबर 4 एंड डी शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ मेटेलिक शेल हैज अ पॉइंट चार्ज Q केप्ट इनसाइड इट्स कैविटी, ठीक है। पॉइंट चार्ज Q एक इस तरह का शेल बना हुआ है, मेटेलिक शेल है, इतना दूर में मेटल है, अंदर में फिर हॉलो है, ठीक है। दिस इज माय मेटेलिक शेल, ये इस तरह का मेटल का इस तरह से बना हुआ है। ये क्या है? ये एक मेटल है, मेटल है, दैट मीन्स इट इज अ कंडक्टर, कंडक्टर की तरह इसको हम लोग को एज्यूम करना पड़ेगा। वेरी गुड। अब इसके अंदर हमको बताना है कि यहाँ पर एक सपोज एक चार्ज मैंने इस तरह से ऑफ सेंटर्ड रखा हुआ है, तो बताना है कि इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो किस तरह की दिखेंगी। अच्छा, सबसे पहले हमें कंडक्टर की प्रॉपर्टी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस उसके थ्रू नहीं पास होनी चाहिए, मतलब ए तो यहाँ पर मर गया, ये देखो पास कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहाँ से पास नहीं होनी चाहिए। अच्छा, डी भी इस तरह से मर गया क्योंकि यहाँ से भी पास कर रही है, ठीक है। अब बचा सी और बी। सी और बी में ध्यान से देखो, यहाँ पर सरफेस में, बाहर वाले सरफेस में तो दोनों में परपेंडिकुलर है, सी में भी और डी बी में भी। सी और बी में देखो बाहर वाले सरफेस पे तो परपेंडिकुलर है। अब अंदर वाले सरफेस की बात करें, अंदर वाले सरफेस में भी ये जो फील्ड लाइंस है वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो देखो यहां से अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये यहां से परपेंडिकुलर है, इस पॉइंट पे अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो यहां भी परपेंडिकुलर है, हर जगह पे देखो ये परपेंडिकुलर है। लेकिन इसको देखो यहां से अगर हम लोग यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं कहीं पे, इसको टेंजेंट अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो परपेंडिकुलर थोड़ा सा परपेंडिकुलर यहां पर आएगा क्योंकि ये ऑफ सेंटर्ड है ना, सेंटर में ये चार्ज नहीं लिखा हुआ, थोड़ा सा ऑफ सेंटर्ड है, तो परपेंडिकुलर जो है वो यहां से अगर हम लोग देखते हैं तो इस यहां पर अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर लाइन, ये जो लाइन है ये कहीं सेंटर से पास होती हुई लाइन परपेंडिकुलर जाएगी। तो ये वाला जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है सी, बी यहां से गलत हो जाता है। तो अब इस पॉइंट ऑफ टाइम में हमने सारे के सारे जो रूल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस को ड्रॉ करने के लिए या उसको समझने के लिए जो सारे पॉइंट्स रहते हैं वो सारे हमने एक्सप्लोर करके वो सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए, उसके ऊपर हमने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिया ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रेंथन हो जाए। इसके अलावा अब यहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी पे बात कर लें। एनसीईआरटी में जो 4 रूल्स हमें दिए हुए हैं, 4 बेसिकली प्रॉपर्टीज दिए हुए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की, तो उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो पहला दिया हुआ है, पहला प्रॉपर्टी दिया हुआ है कि फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। ये तो हमने ऑलरेडी देखा रूल नंबर फर्स्ट में। इफ देयर इज अ सिंगल चार्ज दे मे स्टार्ट और एंड एट इंफिनिटी, तो ये बात तो हमने कर ली ऑलरेडी। सेकंड नंबर में बोला गया है इन अ चार्ज फ्री रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी टेकन टू बी कंटिन्यूअस कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक्स। तो ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो यहां से चलती हुई कहीं दिख रही है फिर अचानक से बिना मतलब के यहां से यहां तक वो गायब हो जाएगी और फिर से वो स्टार्ट हो जाएगी यहां से। ऐसा ब्रेक, इस तरह का जो ब्रेक है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस में अलाउड नहीं है, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स इज नॉट अलाउड। सपोज मैं एक पॉजिटिव चार्ज इस तरह से बना रहा हूं और मैं बोल रहा हूं कि यहां से इस तरह का चार्ज किया, इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, यहां से यहां तक गायब हो गया, फिर यहां से यहां तक चल रहा है, इस तरह का डिसकंटिन्यूअस कर्व इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया मेरे पास में। थर्ड पॉइंट हम लोग बात करेंगे टू फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। तो हमने ये भी बात कर रखा था कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कभी भी, दो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कभी भी क्रॉस नहीं करती है, क्योंकि हमने देखा था कि जो रिजल्टेंट होता है, हम लोग फील्ड लाइंस जब बनाते हैं तो हम लोग रिजल्टेंट फील्ड के बारे में बातचीत करते हैं, रिजल्टेंट फील्ड का हम लोग फील्ड लाइंस बनाते हैं। तो उसमें अगर इस तरह का क्रॉसिंग होगा तो बेसिकली हमें 2 डायरेक्शन मिल जाएंगे, अगर हम लोग उसके ऊपर टेंजेंट बनाते हैं तो 2 हमें डायरेक्शंस मिल जाते हैं। तो दिस काइंड ऑफ इंटरसेक्शन इज नॉट अलाउड। तो इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस एग्जिस्ट नहीं करेगा। लास्ट हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज्ड लूप। तो ये हमने डिटेल में बातचीत किया था कि क्यों ये एक क्लोज्ड लूप फॉर्म नहीं करेगी, क्योंकि इसका कोई सिर पैर नहीं होता है पहला, और दूसरा हमने कंजर्वेटिव नेचर के बारे में बातचीत किया था। दिस फॉलोज फ्रॉम द कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, तो आप इजीली मार्क्स ग्रैब कर सकते हो एग्जाम में, 12th लेवल तक के किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत आसानी से आप ये मार्क्स ग्रैब कर सकते हो। बहुत ही स्कोरिंग पार्ट हो जाता है ये, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग ये लेक्चर खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।